चलिए थोड़ा और आगे। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन इनटू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, 0 टाइम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और t इक्वल्स टू 360 टाइम पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है। एक मिनट, ये जो हम लोग का साइक्लोहेक्सेन है ना, ये गैस नहीं, गैस साइक्लोहेक्सेन, रुको जरा लिखने दो। मेरे पास है CH3 होल टू CH एंड डबल बॉन्ड NCH एंड CH3 होल टू। ये अपने आप को कन्वर्ट किया है N2 में और साथ में C6H14 में। गैस है जी, सब गैस होगा, तभी है ना ये रिएक्शन इस तरह से गैसेस फेज में लिखा हुआ है, सब गैस है। ठीक है, ये सारा का सारा रिएक्शन गैसेस फेज में हो रहा है। अब जरा गौर करो, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे जो भी प्रेशर दिया हुआ है, मान लो उस प्रेशर को हम लोग P इनिशियल लिखते हैं, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन में 35.0 दिखा हुआ है mm ऑफ Hg। उस समय ना नाइट्रोजन है, उस समय ना साइक्लोहेक्सेन है। और जब आप t इक्वल्स टू टी पे बात करते हैं तो हुआ क्या होगा कि P इनिशियल में से कुछ P माइनस हुआ होगा, और नाइट्रोजन भी P बना होगा और साइक्लोहेक्सेन भी P बना होगा। तो एट एनी इंस्टेंट t इक्वल्स टू टी, एट एनी इंस्टेंट t इक्वल्स टू टी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेशर टोटल जो उस समय है, तो वो प्रेशर टोटल अकेले किसी एक का थोड़ी ना होगा, किसी एक कंपोनेंट का, वो जितना भी गैस बना होगा सभी के प्रेशर का सम होगा। मतलब उसमें आपको इनिशियल प्रेशर -P प्लस P और प्लस P, जो अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम लोग कर रहे थे, ये सब इन्वॉल्व होगा। तो ये एक P से एक P कटा, और आपका टोटल प्रेशर जो किसी इंस्टेंट पे है वो इनिशियल प्रेशर और प्लस P आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारे पास एट एनी इंस्टेंट टोटल प्रेशर 54 दिया हुआ है और इनिशियल प्रेशर 35 था, तो ये 54 है, इनिशियल प्रेशर हम लोग का 35 है, तो यहां से स्मॉल p निकालिए ना। तो क्या यहां से स्मॉल p 19 mm ऑफ Hg आ रहा है? स्मॉल p जो है वो 19 mm ऑफ Hg है। अब आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे ध्यान रखना, मान लो हम लोग इसको पूरा नाम ए दे देते हैं, अब उतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, ए दे देते हैं। तो क्या हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते थे क्या? हम लोग को क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 360 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग रेट कांस्टेंट का इक्वेशन लिखें तो क्या उसका इक्वेशन ऐसा होगा, 2.303 बाई टाइम लॉग, याद करो प्रेशर इनिशियल ए का बाई प्रेशर एट एनी टाइम, ये भी यही का होगा। आपको बस रिएक्टेंट से मतलब है भाई, इनिशियल प्रेशर आपको रिएक्टेंट का लेना है और फाइनल प्रेशर या टी टाइम पे जो प्रेशर है वो भी आपको रिएक्टेंट का ही लेना है। आपको प्रेशर रिएक्टेंट का लेना है,
So it will be equals to 2.303 by T log. यहां प्रेशर इनिशियल होगा और ये देखो ये है ना ऊपर में देख रहा है, दिस इज प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम टी. ये ए का प्रेशर है एट एनी टाइम टी, तो वो कितना है भाई, P इनिशियल माइनस P. डाटा पुट करो. थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो थोड़ा दिमाग को शांत रखिएगा और हर चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा. टाइम आपको 360 सेकेंड्स लेना है. लॉग मेरा पास इक्वेशन हो गया, P इनिशियल 35 है, P इनिशियल 35 है और P का वैल्यू आप 19 निकाले हो, तो दैट कम्स टू बी, दैट इज K 2.303 by 360 log 35 by कितना 16, 35 by 16. अब आप आराम से इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा. जो यूनिट होगा दैट इज सेकेंड इनवर्स. लेकिन मेरी बातों को फिर से आप दिमाग में बैठाने का कोशिश करें कि यहाँ पे कौन सा डाटा कब ले रहे हैं. ये आपको परेशान कर सकता है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है. क्वेश्चन जब हम लोग पढ़े तो 0 टाइम पे प्रेशर 35 और 360 टाइम के ऊपर प्रेशर 54 था. तो जो T इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर दिया हुआ था वो केवल मेरे, इसको हम A लिख रहे हैं, ठीक है, केवल A का प्रेशर था, वो भी इनिशियल पे. और T इक्वल्स टू T टाइम पे जो प्रेशर दिया हुआ है 54, ये एक्चुअली उस T पर A का प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर, साइक्लोहेक्सेन का प्रेशर सब है. तो T इक्वल्स टू T टाइम पे केवल A का प्रेशर कितना है, तो जो भी आपके A का इनिशियल प्रेशर था उसमें से माइनस P. तो हम लोग को यही स्मॉल p चाहिए था और उसी स्मॉल p के लिए हम लोग टोटल प्रेशर के सहारे से ये स्मॉल p निकाले थे. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए, न्यूमेरिकल को समझिए कि आखिर ये बन कैसे रहा, क्योंकि जो आएगा वो तो नया होगा. ठीक है, जो आएगा वो नया होगा, आपको उस पर काम करने आना चाहिए. क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. अब इसको सॉल्व करना होगा. इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कोई ना कोई आपका आंसर मैच कर जाएगा. हम फाइनल आंसर छोड़ चुके हैं, लॉग वाला टर्म आ गया है, तो ये लगभग log 2 के आसपास है. log 2 का मतलब 0.3010 है. हम इसको अंदाज लगा रहे हैं, ठीक है, हम अंदाज लगा रहे हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, क्योंकि एक ऑप्शन टिक कर देंगे. 2.303 बाई 360, ये 35 में 16 से डिवाइड करेंगे ना तो लगभग log 2 होगा. log 2 का वैल्यू 0.301, ये ऊपर आ गया 0.693 और नीचे हो गया 360. 36 दूनी 72 होता है. ठीक है, 2 से थोड़ा सा कम कोई डिजिट दिखाई दे उस हिसाब से सोचो. 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, दैट इज डी ऑप्शन इज देयर. ठीक है, 2 से थोड़ा सा कम, समझे? लेकिन इसको बना लेना उचित होता. हम इसको टिक नहीं करना चाहेंगे, आप इसको बना लीजिएगा. ठीक है, 2 के ही आसपास आंसर होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा कम बोल दिए, तो जरूरी नहीं है कि डी वाला हो. कहीं मेरे कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे होगा तो ए भी हो सकता है. तो कैलकुलेशन करना है. हम एक रफ आइडिया आपके सामने दे दिए हैं, आप इसको देख लीजिएगा और उस हिसाब से अपना आंसर निकाल के देख लीजिएगा. ठीक है, ये चीज ऐसे चलता है. जैसे ये हमको लग रहा है कि ये जैसे ये कटेगा ना, तो ये 2.2 के अप्रॉक्स आ जाएगा, और 2.2 में ये 0.30 तो नहीं रहेगा, तो बढ़ सकता है डाटा. वो आप कैलकुलेट कर लेना, ये जो भी आ गया कैलकुलेशन उसके हिसाब से. चलिए 27 देखते हैं. लिखा टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 2/3 ऑफ द रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट होना चाहिए वहां पर. या अधूरा वर्ड्स को खुद से डिकोड करना चाहो, ये के का वैल्यू. ठीक है,
और यहाँ पे रिएक्शन 2/3 कंप्लीट हो रहा है, 2/3 ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाओगे तो ए इनिशियल कंसंट्रेशन में ए लिख लो, तो जो a माइनस एक्स टर्म है उसमें से x कितना है, तो बोला गया है कि 2/3 रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो 2a/3 कंप्लीट हो गया। x क्या होता है, x होता है कि कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन तुमको खुद बता रहा है कि जितना भी आप शुरुआती अमाउंट लेंगे ना, उसका 2/3 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम लोग शुरुआत वाला अमाउंट a लिए, तो मेरे x का वैल्यू a का 2/3 है, तो क्या मेरे a माइनस एक्स का वैल्यू a/3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब आप सीधा सीधा जो हमारा इक्वेशन है उसको यूज करें। क्या हम टाइम निकालने के लिए सीधा इक्वेशन 2.303 बाई के लॉग a माइनस एक्स लगाए, तो दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू 2.303, जस्ट अ मिनट। तो नीचे हमारे k का वैल्यू कितना है भाई, 4.3 इंटू 10⁻⁻4। आगे हम लोग के पास है log a, और a माइनस एक्स के जगह पे है a/3, तो ये a और a कट गया, आपके पास आया दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू 2.303 बाई k का वैल्यू 4.3 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ बच रहा log 3। log 3 का वैल्यू आप रफली जानते हैं 0.47 के अप्रॉक्स होता है, 0.47 के अप्रॉक्स होता है। तो आपके टाइम का वैल्यू हो गया 2.303 बाई 4.3 इंटू 10⁻⁻4, और log 3 का वैल्यू है 0.47 अप्रॉक्स। जब आप इसका 0.47 अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं, अब आप दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, देख लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट कितना आंसर आएगा, उस हिसाब से आप अपना आंसर मैच करा लीजिए। ठीक है, तो इतना सेकेंड्स ये आपका फाइनल आंसर होगा, इतना सेकेंड्स ये आपका आंसर होगा। तो देखो, कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो। तुम्हारे इस क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को अगर लेके चलते हो, तो जैसे बोला कि क्वेश्चन देखिए, आपको कंप्लीशन पे समझना है कि कंप्लीशन का मतलब होता है एक्स दिया हुआ है, 2/3 ऑफ इनिशियल अमाउंट जो भी होगा, एक्स दिया हुआ है 2/3 ऑफ इनिशियल अमाउंट जो भी होगा, सही है। तो आपको उस हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, समझ के आना चलना पड़ता है, सही है। बाकी तो आपका कैलकुलेशन है वो आप करेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ट्वेंटी 28 में लिखा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब फिर से वर्ड देखो, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी जो दिया है वो के का ही वैल्यू दिया है, 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम with it take for 20 ग्राम of reactant to reduce to 5 ग्राम। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक ऐसा कि जो रिएक्टेंट का इनिशियल मास है वो आप 20 ग्राम ले रहे हो, और किसी भी इंस्टेंट पे जो मास है वो आप 5 ग्राम ले रहे हो। तो अगर इस हिसाब से तुम चलोगे तो सीधा आप टाइम t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग जो मास इनिशियल है रिएक्टेंट का बाई मास जो एनी टाइम t है वो लेके चलो। तो आप यहां पे t पुट कर दो, 2.303, k का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻2 है, लॉग इनिशियल मास 20 ग्राम है और मास एट एनी टाइम 5 है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास t का वैल्यू हो गया 2.303 बाई के मतलब वैल्यू पुट कर लेना, log 4। आगे इस log 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो हमारे पास t का वैल्यू हो गया 2.303 बाई यहाँ पे 10⁻⁻2 है, और ये आप log 2 का स्क्वायर लिखोगे
तो 2 का स्क्वायर लिखने का मतलब है कि वो स्क्वायर जो है वो आपका आगे आ जाएगा इंटू log 2। log 2 का वैल्यू जानते हो 0.301। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये, एक तरीका ये, और दूसरा तरीका अगर तुम इसका पकड़ोगे तो दूसरा तरीका थोड़ा लॉजिक से चलता है। हम यहाँ पे देखें कि जो मेरा मास इनिशियल दिया गया है वो 20 ग्राम दिया हुआ है, और फिर उसके बाद जो मास फाइनल या मास कोई टाइम पे बताया गया वो 5 ग्राम बताया गया है। अच्छा, हम एक चीज बोलते हैं कि जो मेरा 20 ग्राम मास था वो पहले ये 20 ग्राम रिड्यूस होके 10 ग्राम होगा, और फिर ये 10 ग्राम रिड्यूस होके 5 ग्राम होगा। तो 20 ग्राम से 10 ग्राम होना मतलब एक टी हाफ लाइफ टाइम पीरियड, और 10 ग्राम से 5 ग्राम होना फिर से एक टी हाफ। इसका मतलब 20 ग्राम से सीधा 5 ग्राम होने में जो टाइम लगेगा वो ट्वाइस ऑफ टी हाफ होगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0.693/k होगा। आराम से पुट करके सॉल्व कर दो, सेम आंसर आएगा। तो आपके पास दोनों तरीका है, लेकिन आपको कंसेप्ट दोनों का रखना है। अब जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा यूज कर लेना। अब 20 ग्राम इनिशियल था और 5 ग्राम किसी टाइम पे दिया था, तो ये तो बहुत अच्छा से सिस्टम में सेट हो गया ना, 20 से 10, 10 से 5। लेकिन अगर 20 ग्राम इनिशियल रहता और 7 ग्राम फाइनल रहता, या किसी टाइम टी पे रहता 7 ग्राम, अब तो वो सेट नहीं होता ना टी हाफ पर, तब आपको इसी मेथड का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, टी हाफ वाला कुछ स्पेशल केस में होता है, जैसे 20 से 10, 10 से 5, 5 से 2.5, 2.5 से 1.25, इसमें टी हाफ वाला आपको मदद कर देगा। लेकिन अगर 20 से हमको घटा के 12 करना रहेगा तो 20 से 10 होगा, 10 के बाद तो फिर 5 हो जाएगा, तो इस बार आपको टी हाफ मदद नहीं करेगा, तो उस समय आपको ये जनरल मेथड से चलना पड़ेगा। ओके, तो दोनों मेथड आपके पास है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट्स, देन द परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स। अब देखो, हमारे इस क्वेश्चन में टी हाफ दिया गया है 20 मिनट्स, और जो टोटल टाइम आपका दिया हुआ है वो टोटल टाइम है 100 मिनट्स। अच्छा, 100 मिनट्स का मतलब सीधा सीधा हिसाब किताब से 5 ऑफ टी हाफ आ रहा है, 5 टी हाफ। तो मान लो जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन R0 था, ये था T इक्वल्स टू 0 पे, तो R0 से ये घट के R0/2 होगा T इक्वल्स टू 1 टी हाफ पर। फिर ये R0/2 से घट के R0/4 होगा T इक्वल्स टू 2 टी हाफ पर। फिर ये R0/4 से घट के R0/8 होगा, 8 ना, 16, 8 होगा। ठीक है, ये कब होगा भाई, T इक्वल्स टू 3 टी हाफ पर। और फिर ये R0/8 से घट के R0/16 होगा T इक्वल्स टू 4 टी हाफ पर। और फिर ये एक और टी हाफ आगे बढ़ेगा और ये हो जाएगा R0/32 T इक्वल्स टू 5 टी हाफ पर। हम आपको एक एक स्टेप यहां बताएं कि 5 टी हाफ में जो शुरुआती अमाउंट R0 था वो कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। तो R0/32 ये अमाउंट वो बचा है, इतना अमाउंट उसका बचा है। ठीक है, इतना अमाउंट उसका बचा है। हम आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला भी दिखाते हैं, जो आपको जनरल फॉर्मूला पढ़ाया गया था। जनरल में फॉर एन टी हाफ, याद कीजिए, आपको बताया गया था कि जो रिएक्टेंट का अमाउंट बचता है वो इनिशियल अमाउंट बाई 2 पे पावर n होता है। बिकॉज आप 5 टी हाफ पे बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इसको 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5 करके देखिए, क्या ये 32 आ रहा है, बिल्कुल आएगा। तो ये अमाउंट रिएक्टेंट का कंटेनर में बचा है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये अमाउंट रिएक्टेंट का कंटेनर में बचा है।
तो सर कंप्लीट कितना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, कंप्लीटेड रिएक्शन का परसेंटेज बताना है। सो आफ्टर 5t½ completed रिएक्शन, इनिशियल अमाउंट मेरा R0 था, अभी का जो बचा हुआ अमाउंट है R0/32 है, तो कंप्लीटेड रिएक्शन 31/32 इंटू R0 है। अब आपको कंप्लीटेड रिएक्शन का परसेंटेज चाहिए, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो जो हमारा कंप्लीशन का अमाउंट आया, ये थोड़ा गलत लिख दिए, हाँ ठीक है, 31/32 R0, इसमें आप इनिशियल R0 से डिवाइड करके 1000 से, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ गया 3100/32। अब ये जितना भी आएगा उतना परसेंट ये लगभग आंसर होगा, ये लगभग आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हो, ठीक। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि ये परसेंटेज लगभग कितना आ रहा है उसका आइडिया निकाले, तो हम तुमको एक आइडिया देते हैं, जरा गौर से देखना। 100% से लेके चलो रिएक्शन को, तब तुम ये लिख पाओगे। मान लो इसको 100% मान लेते हैं, क्या यहाँ पे 50% बचा, फिर 50% आधा 25% बचा, फिर 25% से आगे बढ़ोगे 12.5% बचेगा, फिर 12.5% से आगे बढ़ोगे, क्या ये 6.25% बचेगा। अब 6.25% से आगे बढ़ोगे तो क्या ये 3.125% बचेगा। इतना बचा है भाई, इतना बचा है। अगर इतना बचा है तो फिर कंप्लीट कितना हुआ, तो कंप्लीट तो हम मानेंगे कि लगभग आपका 99% रिएक्शन, लगभग आपका 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। वैसे ये 99% तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके नियर अबाउट में तो सबसे ज्यादा कंप्लीटेड रिएक्शन हमको बताना है। तो कंप्लीटेड ये बचा हुआ अमाउंट है 3.125, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा जो बचा हुआ अमाउंट है 100 माइनस 3.125, इतना परसेंट एग्जैक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर हमसे यहां पूछा जाए कि एक टिक करना हो तो आप किसको करेंगे, तो हम तो लगभग 99 को ही करेंगे, वही नजदीक, ठीक है, वही नजदीक। तो 5t½ के बाद लगभग रिएक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन मेरा एग्जैक्ट आंसर याद रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर, हमको लगता है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर कुछ ऑप्शंस गलती से दिया हुआ है। एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, कितना आ जाएगा ये 96.875, इतना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। 96.875% रिएक्शन लगभग कंप्लीट, सही है। बाकी अब जो है वो है, अब एकदम मेथड में कोई गड़बड़ नहीं, मत सोचना कि मेरा गलत है कुछ, वो सब बहुत रेयर है, और ये सब क्वेश्चन में क्या गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। बाकी आपका कैलकुलेशन बनता है। कुछ ऑप्शन सब पे है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता, ठीक है, मेथड्स को समझ जाता है, और इसी पे है ना कॉन्फिडेंस रखा जाता है। क्लियर है। यहाँ देखो, the half life for radioactive decay of C14 is 48750 years. An archaeological artifact containing wood had only 60% of C14 found in living tree. तो 60% जो हमारा C14 का है वो उसमें बचा हुआ है, फाउंड। तो अभी देखो, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 लिख देते हैं, C14 के इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर हम 100 लिख देते हैं, तो इसी C14 का कंसंट्रेशन अगर हमको उस वुड आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट में किसी टाइम पे लिखना पड़ेगा, तो लिखा है ना 60% फाउंड, ठीक है।
तो अगर हम लोग इनिशियल अमाउंट को 100 लिखेंगे तो कंसंट्रेशन एट एनी टाइम 60% लिखेंगे। यहां लिखा है 60% फाउंड, बचा हुआ है। अब अगर आपका टी हाफ दे दिया है तो आप आराम से इस टी हाफ का यूज करके के निकाल लें। सही है। के का वैल्यू आपको मालूम है 0.693 बाई टी हाफ, तो आपके के का वैल्यू हो गया 0.693 और टी हाफ के जगह पे हो गया 48750 ईयर्स। अब इस सिचुएशन को अगर आप यूज कीजिएगा सो आपको टाइम निकालना है 2.303 बाई के लॉग, आप पढ़े हैं ऐसा, क्या पढ़े थे आप पढ़े थे आर नॉट कंसंट्रेशन इनिशियल बाई कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। तो यहाँ पे टाइम विल बी इक्वल्स टू 2.303 के का वैल्यू, के का वैल्यू क्या लिखना है भाई, तो लिखना है 0.693 बाई 48750। यहाँ हो गया लॉग आर नॉट में मान लो हम लोग 100 लिख देते हैं, तो जो आर टी है वो 60 लिखेंगे। आर नॉट में 100 लिखे, हम लोग शुरुआती परसेंटेज को 100 मान रहे हैं। रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट 100%, C14 उस लिविंग बॉडी के अंदर 100%। अब जैसे ही उसका डेथ हो गया उसके अंदर C14 इनहेल बंद हो गया, लेकिन वो लगातार डिकम्पोज कर रहा है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो C14 का अमाउंट घटते जाता है। बोला गया अभी उसके अंदर जो फाउंड अमाउंट है वो 60% है इनिशियल का, तो आरटी है 60। अब आराम से इसको सॉल्व कीजिए, बिकॉज आपका टी हाफ ईयर्स में था तो आपका जो आएगा उतना ईयर्स आंसर हो जाएगा, इतना समय लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, सॉल्व करना है। चलो इस रिएक्शन पे गौर करो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और उसके बाद क्लोरोबेंजीन बना हुआ नाइट्रोजन। लिखा हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, ये अपने आप में परिपूर्ण लर्न है। अगर आपको ये कोई लिखते कि हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर। अगर हम लोग का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। हाफ लाइफ कांस्टेंट केवल फर्स्ट ऑर्डर का होता है। आफ्टर 10 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 20 लीटर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इट इज 100 लीटर। आपको रेट कांस्टेंट बताना है। हम इसको ए लिख देते, ठीक है, हम इसको ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए और ये मेरा नाइट्रोजन। तो रिएक्शन आपका लगभग ऐसा है, ए चेंजेस टू बी प्लस नाइट्रोजन, ये रिएक्शन लगभग आपका ऐसा है, ए चेंजेस टू बी प्लस नाइट्रोजन, ये रिएक्शन कुछ इस तरह का है। अब इस रिएक्शन के प्रोसेस को समझना कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पे ए का कुछ वॉल्यूम होगा, मान लो V नॉट है, उस समय बी और सी कुछ नहीं, बी और नाइट्रोजन कुछ नहीं। t इक्वल्स टू टी में V नॉट में से कुछ x घटा होगा, तो बी भी x बन गया होगा, नाइट्रोजन भी x बन गया होगा। और जब हम लोग t टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते लॉन्ग टाइम, तो ये पूरा कंज्यूम हो गया होगा, उस समय बी भी वी नॉट बन गया होगा, नाइट्रोजन भी वी नॉट बन गया होगा। तो तुम जरा गौर करो, तुम जरा चीजों को समझो, आपको ये समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में मेरे पास ए एक टर्म होता है, एक्स एक टर्म होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का बात करें, ए टर्म होता है, एक्स टर्म होता है और ए माइनस एक्स टर्म होता है। अच्छा, ए प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का, इसी के साथ प्रोपोर्शनल होता है। पहले जो हम लोग जानते हैं वो लिख ले। एक्स होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, कि आखिर हमारे रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कंज्यूम हो गया।
और ये होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे हमारे रिएक्टेंट का कितना अमाउंट लेफ्ट है। तुम जरा ऊपर से चीजों को मैच करो। क्या ये ए प्रोपोर्शनल, क्या ये ए प्रोपोर्शनल, आपको याद रखिएगा नाइट्रोजन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में दिया हुआ, सारा डाटा नाइट्रोजन का वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है। क्या ये ए प्रोपोर्शनल वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम है? क्योंकि ए क्रॉसपॉन्ड करेगा वी नॉट को, ए क्रॉसपॉन्ड करेगा वी नॉट को, और वी नॉट नाइट्रोजन के फॉर्म में कब आया है? इनफाइनाइट वॉल्यूम पे आया है। तो ए क्रॉसपॉन्ड कर रहा वी नॉट को, और नाइट्रोजन का डाटा दिया हुआ, N2 का डाटा हुआ, आपको ए और बी का डाटा नहीं दिया हुआ, आपको N2 का डाटा दिया हुआ। तो N2 का डाटा को अगर आप मैच कराएंगे तो N2 में वी नॉट कम है इनफाइनाइट वॉल्यूम पर, सही है। N2 पे वी नॉट कम है इनफाइनाइट वॉल्यूम पर, और किसी भी टाइम पे जो वॉल्यूम है, और किसी भी टाइम पे जो वॉल्यूम है वो ये है a माइनस एक्स। देखो ये v नॉट माइनस एक्स को कौन दिखा रहा है? वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट, वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट t। x क्या है? वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट t है। ये यहां नहीं लिखना चाहिए था, हमको x में लिखना चाहिए था। वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट t नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का वॉल्यूम किसी भी समय किसको दिखा रहा है? x को दिखा रहा है। तो वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट t, ये हमारा वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट t नाइट्रोजन का है, और वो किसको दिखा रहा है? x को दिखा रहा है। तो अब a माइनस एक्स में क्या होगा? a माइनस एक्स में होगा v नॉट माइनस वी टी, वी नॉट माइनस वी टी, वी नॉट नहीं बोलना है, यहाँ v इंफिनिटी बोलना है। देखो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है नहीं सर, फिर से समझिए। आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बदलना है, a x इन सबको हटाना है, और उसके जगह नाइट्रोजन के वॉल्यूम के तौर पे कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन के वॉल्यूम के तौर पे फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को एडजस्ट करना है। तो भाई ए किसको लिखेंगे? ए एक्चुअली ए मतलब स्मॉल ए किसको लिखेंगे? तो मेरे रिएक्टेंट का इनिशियल वॉल्यूम होता है वी नॉट, और वी नॉट नाइट्रोजन के फेज में कब आया? जब इनफाइनाइट टाइम आया। तो हम लोग स्मॉल ए को वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इनफाइनाइट टाइम लिखेंगे, एक्स को वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनी टाइम टी लिखेंगे। फिर आपके पास a माइनस एक्स आया। अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसको यूज करें। चले जरा देखिएगा। सो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आप लिखते हैं कि वो आप लिखते हैं 2.303 बाई टी लॉग, आप लिखते हैं ना a बाई a माइनस एक्स, लेकिन उसको इस रिएक्शन में आपको ये बदलना पड़ेगा 2.303 बाई टी लॉग। जहां a है वहां आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इनफाइनाइट टाइम लिखना पड़ेगा, और जहां a माइनस एक्स है, जहां a माइनस एक्स है, वहां आपको वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इन्फिनिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनी टाइम t, ये लिखना होगा a माइनस एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक नया फॉर्म आया जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिलाएगा। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इंफिनिटी बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इंफिनिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनी टाइम टी। चलिए डाटा पुट करते हैं, चलिए डाटा पुट करते हैं। ठीक है, तो डाटा कुछ लिखा जाए, देखा जाए क्या है, समझना। लिखा है आफ्टर 10 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज 20 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनी टाइम है 20 ml, और वो टाइम है 10 मिनट, तो हम लोग टाइम 10 मिनट ले लेंगे। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इनफाइनाइट टाइम के बाद है 100 ml, इस समय टाइम इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, तो चलो भाई इस सब डाटा को यूज करें, रेट कांस्टेंट निकाले। अब therefore k will be equals to 2.303
टाइम के जगह पे 10 मिनट्स ले लिए, लॉग वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इनफाइनाइट टाइम 100 ml, और फिर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट इंफिनिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनी टाइम टी। आप यहां से K इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना 2.303 बाई 10 लॉग, क्या ये वैल्यू आ रहा है हम लोग का 100/80। आराम से इसको सॉल्व कीजिए, मिनट इनवर्स आपका आंसर होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। हम तो वैसे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको बोलेंगे कि 3-4 बार बना ले, जिन क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डाटा बदला जाता है। देखिए हम आपको यहाँ जो लिख रहे हैं उसको इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट से मतलब है। देखिए जनरली हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ऐसे पढ़ते हैं, हम इसको दूसरी बार आज लिख रहे हैं 2.303 बाई टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, ये पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, बहुत ज्यादा यूज होता है A/A-X। इसमें A स्टैंड करता है इनिशियल मोल, X स्टैंड करता है कि कितना अमाउंट हम लोगों का डिसॉल्व हुआ है या कितना अमाउंट रिएक्शन का कंज्यूम रिएक्टेंट का कंज्यूम हो गया है, और A-X बताता है कितना अमाउंट बचा है। फिर इसी को हम लोग मास के भी टर्म में लिखते हैं, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग रिएक्टेंट का मास जो इनिशियल होगा बाई रिएक्टेंट का मास जो एट एनी टाइम टी होगा, ये भी यूज करते हैं। फिर हम लोग प्रेशर के टर्म में भी इसको यूज करते हैं, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल, रिएक्टेंट का प्रेशर इनिशियल बाई प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। इस पे भी आज आप न्यूमेरिकल बना चुके। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इसको फिर से नए फॉर्मेट की तरह एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे इस न्यूमेरिकल में था। इस न्यूमेरिकल में प्रोडक्ट का अमाउंट दिया था, इस न्यूमेरिकल में नाइट्रोजन का अमाउंट देने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का अमाउंट देना। तो उस प्रोडक्ट के अमाउंट के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यहां बदला गया। ये काम यही हुआ था, यहां से लेके यहां तक का काम यही था कि आपको बदलना कि A और A-X के जगह पे आप इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, और बस आपको आना चाहिए ये सब। 32 में लिखा है, 32 में लिखा है कि देखिए हम लोग के पास कोई एक रिएक्शन है। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। कोई एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर उसमें हम लोग 10 डिग्री टेम्परेचर का राइज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 100 द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम्स, चलते जाओ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा। फिर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आप करेंगे तो 2 टाइम्स को दुगना करोगे तो 4 टाइम्स होगा। फिर 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओगे तो 4 टाइम्स को दुगना करोगे 8 टाइम्स होगा। फिर 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाओगे तो 8 टाइम्स को दुगना करोगे तो 16 टाइम्स होगा। फिर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओगे तो 32 टाइम्स होगा दुगना। फिर 60 से है ना तुम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओगे तो 64 टाइम्स हो जाएगा दुगना। और फिर 70 से जाओगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 128 टाइम्स हो जाएगा। और 180 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तुम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए तो 256 टाइम्स हो जाएगा, इसका दुगना। और फिर अगर तुम 90 से 100 गए, क्योंकि तुमको जाना तो 100 तक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका डबल करो 512 टाइम्स हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 512 टाइम्स हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन 512 टाइम्स हो जाएगा। सही है। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना तो 100 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने में
90 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज है 9 टाइम्स, 9 बार इंक्रीज करेगा, 10 10 10 10 10 10 करके 9 बार इंक्रीज करेगा और हर बार रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो जाएगा, प्रीवियस से दुगना, प्रीवियस से दुगना। तो आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं ना। सो फाइनल रेट जो है वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इनटू, जरा देखिएगा हम जो लिख रहे हैं, 2 पे पावर 9 आ जाएगा, 2 पे पावर 9, सही है। तो ये चीज ऐसे चलता है। तो यहां पे जो n लिखा हुआ है उसको समझ लेना, ये क्या है कि 10 डिग्री से 100 डिग्री ले जाना है तो 90 डिग्री का इंक्रीज है, और 10-10 डिग्री में डिवाइड करोगे तो कुल मिला के 9 बार इंक्रीज होगा, 9 बार। तो जो फाइनल रेट है वो हमारा इनिशियल रेट इंटू 2 पे पावर 9 होगा, इनिशियल रेट इंटू 2 पे पावर 9 होगा। क्लियर है? ऐसे चीज चलना 512 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है केमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट एट 300 केल्विन एंड 280 केल्विन, 280 केल्विन, 290 केल्विन and 300 Kelvin. Rate constant were found to be K1 and K2. यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 था और 300 केल्विन पे ये रेट कांस्टेंट K2 है। तो क्या हम लोग K1 को 290 पहुंचेंगे तो 2K1 हो जाएगा, और फिर जब हम लोग और 10 डिग्री पहुंचेंगे और अगर हम 10 डिग्री बढ़ेंगे तो ये दुगना और हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2K1। तो कहने का मतलब है कि जो आपका K2 आ रहा है वो 4 टाइम्स ऑफ K1 के बराबर होगा। जो हमारा K2 आ रहा है वो 4 टाइम्स ऑफ K1 के बराबर होगा, 4 टाइम्स ऑफ K1 के बराबर होगा। ठीक है। द रेट कांस्टेंट वेयर फाउंड टू बी K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, देन K2 इज इक्वल्स टू फोर K1, K2 इज इक्वल्स टू 4K1। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, वही हम सोचे यहाँ मैच इधर कैसे नहीं कर रहा। देखो 300 पे K1 दिया हुआ है, हम लोग उल्टा लिख दिए ना। 300 पे K1 दिया हुआ, थोड़ा देखो इसको 2 मानो। ओफ, ध्यान से। 300 का रेट कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे K2, तो दिस इज 2K2, this is 4K2, and the data is that 4K2 will be equals to K1, या फिर that K2 will be equals to 1/4 of K1, so it is 0.25 K1. B option is there. ठीक है ना, 0.25 K1। तो जो हमारा K2 है वो 0.25 K1 है, कुछ नहीं है। 300 केल्विन पे हम लोगों को K1 लेना है और 280 पे K2 लेना है। ठीक है, ऐसे चीज चल रहा है। क्लियर? अगला है क्वेश्चन इन द आर्हेनियस इक्वेशन K इक्वल्स टू A e पे पावर माइनस E by RT, द फैक्टर E पे पावर माइनस E by RT corresponds टू। देखो जो आर्हेनियस इक्वेशन आप देख रहे हो ना, जो आर्हेनियस इक्वेशन देख रहे हो उसमें जो ये वाला टर्म है, एक्सपोनेंट वाला टर्म, वो हमेशा उन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिनका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली ऐसे समझिए कि आप इस पे लिखें E पे पावर माइनस E by RT। क्या हम लोग इसको K by A E पे पावर माइनस E by RT लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब आप थोड़ा लॉजिक डेवलप कीजिए। ये केप बताता है क्या है कि वैसा कोलिजन्स को बताता है विच गिव्स प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दे उसको बताता है। और ए क्या बताता है? टोटल कोलिजन्स। ये सारे कोलिजन्स को दिखाता है, इसमें प्रोडक्ट बने कि नहीं बने कोई मतलब नहीं। तो आखिर टोटल कोलिजन्स में से प्रोडक्ट के अंदर कौन कन्वर्ट होता है? वैसा ही कोलिजन्स जनरली कन्वर्ट होता है जिसका एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, या ऐसा सोचो कि जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का उससे ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्सपोनेंट वाला टर्म है वो दिखाता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy greater than activation energy. Fraction of molecules having energy greater than energy. B option is there. Fraction of molecules having energy greater than activation energy. ये उसको रिप्रेजेंट करता है। सही है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास एक रिएक्शन, एक्चुअली ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहलाता है। कोई भी रिएक्शन के होने के दौरान एनर्जी किस तरह से वैरी करता है ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट जब अपने आप को प्रोडक्ट में बदलता है तो एनर्जी किस तरह से वैरी करता है उसको दिखाने के लिए जो इस तरह का डायग्राम हम लोग यूज करते हैं उसको आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। लिखा है द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट्स द चेंज इन एनर्जी फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी, रिएक्टेंट है हम लोगों का, और सी प्लस डी हम लोगों का प्रोडक्ट है। हेयर पी इज, ये पी क्या है? अगर तुम इस पी को बहुत बड़ा करके देखोगे ना तो हम तुमको इसके अंदर बहुत सारा कोऑर्डिनेट्स है वो सबको हम समझाते हैं। देखिए पी एक्चुअली है ना, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां से लेके यहां तक के बीच का जो दूरी आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइट जो दिखाई दे रहा है एनर्जी, और फिर जो आपको एनर्जी यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, हम आपको दो तीन चीज आपको यहां रखना चाहेंगे। और फिर इन दोनों का सम जो आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये तीन चीज है यहां सीखने के लिए। ठीक है, ये तीन चीज है यहां पर सीखने के लिए। तो ये जो आप टर्म देख रहे हो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हम लोगों का कहलाता है इंथैल्पी चेंज। ठीक है, जो एनर्जी देखो रिएक्टेंट का एनर्जी यहां पे ज्यादा है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एनर्जी कम है। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, सही है ना। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोफाइल है जिसमें हमारे डेल एच का वैल्यू नेगेटिव आता है। ठीक है, अब आपसे पी पूछा गया, पी पूछने का मतलब है ये वाला। तो ये ध्यान रखना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का। बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है कि अगर आप C प्लस डी को कन्वर्ट करना चाहते हैं A प्लस बी में, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी यू शुड हैव टू बी सप्लाई एंड दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का। तो P आपसे पूछा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का, देखो कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन C प्लस डी एरो A प्लस बी, गलत है। एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन A प्लस बी, गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन A प्लस बी एरो C प्लस डी, गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन C प्लस डी एरो A प्लस बी, ये सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि डी के हिसाब से ये मेरा पूरा सिस्टम अरेंज है। अगर हम C प्लस डी को A प्लस बी में बदलना चाहते हैं तो P के बराबर हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और वो P है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। C प्लस डी को कन्वर्ट करना होगा A प्लस बी में, C प्लस डी को कन्वर्ट करना होगा A प्लस बी में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। बाकी हम आपको दिखा चुके हैं कि हर पोर्शन क्या क्या दिखाया था। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखा है फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एक्सोथर्मिक अगर बोल दिया है तो जो फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल होगा वो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से नीचे होगा। एक्सोथर्मिक बोल दिया तो जो फाइनल प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल होगा वो रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से कम है। तो तुम देखो, थोड़ा बड़ा कर देते इसको। तुम देखो, फर्स्ट वाले में P प्लस क्यू के एनर्जी लेवल से PQ छोटा है, नीचे है, तो एक्सोथर्मिक है। सेकेंड में भी PQ के लेवल से P प्लस क्यू के लेवल से PQ नीचे है, तो एक्सोथर्मिक है। पहले तो हम लोग यही चेक कर लेते कहीं कोई ग्राफ मेरा एक्सोथर्मिक की जगह इंडोथर्मिक तो नहीं है। नहीं, हमको तो चारों में ऐसा दिखता है कि P प्लस क्यू जो रिएक्टेंट है PQ से छोटा है, तो ये चारों ग्राफ एक्सोथर्मिक को दिखा रहा है। आप समझ गए कैसे एक्सोथर्मिक पता कर रहे हैं? कि जो मेरा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल इससे नीचे आना चाहिए। जो मेरा प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल इससे नीचे आना चाहिए, तभी ये एक्सोथर्मिक को दिखाएगा। तो ये चारों ग्राफ एक्सोथर्मिक को दिखा रहा है, तो इससे तो कोई आंसर नहीं आया। अब आगे देखो, पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट। तो फर्स्ट स्टेप स्लो होने का मतलब है रिक्वायर्ड मोर एक्टिवेशन एनर्जी, और फास्ट कहने का मतलब है रिक्वायर्ड लेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा आना चाहिए और सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम आना चाहिए, तभी वो इस प्रोफाइल को मैच कर पाएगा। फर्स्ट स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी बड़ा आना चाहिए और सेकंड स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कम आना चाहिए, तभी वो इस एनर्जी प्रोफाइल को मैच कर पाएगा। मेरे हिसाब से आप सब कोई ए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ए ऑप्शन पे, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं सब चीज तो ग्राफ पे ही पढ़ना है। ए ऑप्शन में अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो आपके फर्स्ट स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत है और जो सेकेंड स्टेप में, गलत हो गया ये, सेकेंड स्टेप में जो एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत है, आपको सेकेंड स्टेप में कम एनर्जी चाहिए, फर्स्ट में ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप बी वाले डायग्राम में देखिएगा तो देखिए फर्स्ट स्टेप में कम एनर्जी चाहिए। देखिए, समझिए, कंसेप्ट को समझिए, और सेकेंड स्टेप में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। देख पा रहे हो ना, थोड़ा बड़ा, बिल्कुल बड़ा। तो तुमको ये दो एरो हम एक साथ सामने रख रख के समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाए कि हो क्या रहा है। तुम अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, जैसे हम तुमको बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में कम एक्टिवेशन एनर्जी, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसका कंसेप्ट ये कहता है, बिकॉज हम लोग ए ऑप्शन पे बात कर रहे हैं, वही सही भी है। ए ऑप्शन में पहला एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो फर्स्ट स्टेप स्लो होगा और सेकेंड स्टेप फास्ट होगा। बी ऑप्शन में जब हम बी का बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो याद रखना फर्स्ट स्टेप फास्ट होगा और सेकेंड स्टेप स्लो होगा। अब चलो तीसरा, इस ग्राफ में नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इसमें इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा, कोई इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनेगा, तो इसलिए ये गलत है। और इस वाले ग्राफ में बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे कि ऊपर वाला बी ग्राफ है, बी ग्राफ जैसा है वैसे ही ये भी ग्राफ है। तो बी ग्राफ की तरह ही आपका डी ग्राफ भी है। पहला स्टेप फास्ट होगा, फर्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, तो फर्स्ट स्टेप फास्ट है। सेकेंड स्टेप में रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है, तो सेकेंड स्टेप स्लो है। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन में जो दिया गया पैरामीटर है उस हिसाब से पहला स्टेप स्लो होना चाहिए, सेकेंड स्टेप फास्ट, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ग्राफ रीड करना सीखो। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक कैसे हम लोग पता किए? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक पता करने का तरीका था कि जो हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल था, जो हमारे रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल था, प्रोडक्ट अगर उसके ऊपर रहता है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल अगर इसके ऊपर से जाता है तो इंडोथर्मिक, और अगर प्रोडक्ट इसके नीचे से निकलता है, मतलब उसका प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है, तो एक्सोथर्मिक। कोई भी स्टेप में अगर एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वो स्लो है, और कोई भी स्टेप में अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो फास्ट है। और अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट से हो रहा है, इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसेस कर रहा है,
तो आप उसको सिंगल स्टेप में नहीं बदल के रख सकते। आप उसको एक ही बार में सीधा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आपको एक इस तरह का ट्रफ क्रिएट करना पड़ेगा, फिर क्रिस्ट और फिर ट्रफ। पहले एक क्रिस्ट बना, फिर ट्रफ बनेगा, ट्रफ है ना वो इंटरमीडिएट को दिखाता है, फिर क्रिस्ट बनेगा तब ट्रफ। ठीक है, तो ये सारा चीज इस एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको समझना पड़ता है और आपको एकदम याद रखना चाहिए।